दुनिया के 21 शहरों में क्रिसमस की तकरीबात शानदार तरीके से मनाई जाती हैं। फ्रांस का शहर स्ट्रासबर्ग भी इनमें शामिल है। क्रिसमस ट्री का तस्वर इसी शहर से आया। हम स्ट्रासबर्ग जाना चाहते थे, लेकिन पेरिस पहुंचकर मालूम हुआ पूरा शहर 3 माह पहले से मुकम्मल बुक हो चुका है। शहर में कोई होटल, कोई फ्लैट और कोई विला किराए पर दस्तयाब नहीं था। ट्रेनें भी बुक हो चुकी थीं, इनमें एक भी सीट दस्तयाब नहीं थी। हम मायूस हो गए, लिहाजा हमने स्ट्रासबर्ग को अगले साल पर मुलतवी कर दिया और पेरिस को एंजॉय करने लगे। यूरोप और अमेरिका क्रिसमस के दिनों में बहुत महंगे हो जाते हैं। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह ट्रैफिक है। पूरी क्रिश्चियन दुनिया के लोग एक शहर से दूसरे और दूसरे मुल्क से तीसरे में सफ़र करते हैं। इसकी वजह 24 दिसंबर की रात का डिनर होता है। ईसाई रवायात के मुताबिक हज़रत ईसा ने 24 दिसंबर की रात अपने सौतेले वालिद जोसेफ, अरबी नाम यूसुफ, ईसाई रवायत के मुताबिक हज़रत मरियम ने जोसेफ से बाकायदा शादी की थी और उन्होंने हज़रत ईसा की परवरिश में अहम किरदार अदा किया था और साथियों के साथ इकट्ठा डिनर किया था। चुनांचे पूरी ईसाई दुनिया 24 दिसंबर का डिनर अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ करती है। ये इस गेट टुगेदर के लिए दुनिया भर से सफ़र करके अपने आबाई शहर और घर आते हैं। चुनांचे ईसाई दुनिया में दिसंबर बिलखसूस आखिरी 10 दिनों में फ़्लाइट्स और ट्रेन के टिकट महंगे हो जाते हैं। सीटें भी दस्तयाब नहीं होती। दूसरा, दिसंबर के दूसरे हफ्ते बच्चों को स्कूल और कॉलेज और वालिदैन को दफ्तरों से छुट्टियां हो जाती हैं। लिहाजा ये अपने आबाई इलाके में जाने से कबल किसी ऐसे शहर जाते हैं जहां क्रिसमस का मेला लगा हो। इस वजह से भी रश हो जाता है। न्यूयॉर्क और पेरिस दोनों क्रिसमस के दिनों में मसरूफ तरीन शहर बन जाते हैं। हम न्यूयॉर्क पहुंचे तो वहाँ बहुत रश था। गलियों, बाजारों, रेस्टोरेंटों और काफ़ी शॉप्स में लोग ही लोग थे। हमने वहाँ से पेरिस की फ़्लाइट ली तो 350 मुसाफिरों का जहाज़ दरवाजे तक पैक था। उसमें वाकई तिल धरने को जगह नहीं थी। पेरिस में भी रश था। शांज़ेलीज़े को हर साल की तरह क्रिसमस लाइट्स के साथ सजाया गया था। शॉपिंग सेंटर्स में दाखिले के लिए लाइनें लगी थीं, जबकि रेस्टोरेंटों और कॉफ़ी शॉप्स के लिए बाकायदा बुकिंग कराना पड़ती थी। पेरिस में सर्दी भी थी और बारिश भी, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर रश था। शहर में 2 जगहों पर क्रिसमस मार्केटें लगी थीं, कनकॉर्ड के साये में और पहाड़ी चर्च सीक्रे कोर की पुरानी और पथरीली गलियों में। चर्च सीक्रे कोर 150 साल पुरानी इबादतगाह है। ये पहाड़ी पर ही इस्तादा है और इसकी दोनों साइड से पूरा पेरिस शहर दिखाई देता है। दिन के वक्त यहाँ बहुत रश होता है। गलियों में छोटे-छोटे कैफ़े और रेस्तरां हैं, जबकि मरकज़ी चौक में मुसव्विर ईज़ल लगाकर सियाहों की तस्वीरें और स्केच बनाते हैं। चर्च के साथ-साथ क्रिसमस मार्केटें लगती हैं। लोग वहाँ जाते हैं, खाते-पीते हैं और शॉपिंग करते हैं। वहाँ छोटी ट्रेन भी चलती है, जिसके स्टाफ ने क्रिसमस का सुर्ख और सफ़ेद लिबास पहना होता है। बच्चे इस ट्रेंड को बहुत एंजॉय करते हैं। फ्रांस में लोग क्रिसमस के मौके पर गर्म वाइन पीते हैं, लिहाजा हर दूसरी दुकान और ठेले पर सूप की तरह वाइन उबल रही होती है और यह बाकायदा सूप के प्यालों या कॉफ़ी के कागजी मगों में डालकर दी जाती है और लोग हाथ रगड़कर इसे सूप की तरह पीते हैं। चर्च सारा दिन खुला रहता है और लोग ज़ियारत के लिए इसमें दाखिल होते रहते हैं। गलियों में कैफ़े और रेस्टोरेंट हैं, इनमें रात गए तक रश रहता है। हम बड़ी देर तक वहाँ घूमते रहे। हमने वापसी के लिए पैदल का ऑप्शन पसंद किया और ढलवानी फुटपाथों पर चलते हुए पिगाल के इलाके में पहुँच गए। ये इलाका कभी बदनाम होता था, लेकिन अब ये साफ सुथरा हो चुका है। ब्लाइंड विच का शो इसी इलाके में होता है। ये स्टेज ड्रामा 135 साल से मुसलसल चल रहा है। पेरिस इस लिहाज से बहुत मुनफरिद शहर है। इसमें फोकट और कैफे डी फ्लोरा जैसे कैफ़े हैं। फोकट 129 साल से चल रही है। ये शांज़ेलीज़े पर है और अपनी कॉफ़ी और स्वीट डिशेज़ की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसका खाना भी लाजवाब है। कैफे डी फ्लोरा मशाहिर का कैफ़े था। यहाँ ज़ां पॉल सार्तर और अर्नेस्ट हेमिंग्वे जैसे लिखारी रोज़ाना बैठते थे। मैं आज से 15 साल कबल पहली मर्तबा वहाँ गया था। उस वक्त कैफ़े में सार्तर की कुर्सी और हेमिंग्वे का मुजस्समा होता था। काउंटर पर भी वो फ़ोन भी पड़ा था, जिससे हेमिंग्वे यूरोप और जंग की खबरें अमेरिका में लिखवाता था, लेकिन अब ये ख़त्म हो चुके हैं। हेमिंग्वे का मुजस्समा और सार्तर की कुर्सी दोनों उठा दी गई हैं और स्टाफ भी उनके वजूद से वाकिफ़ नहीं है। ये कैफ़े 1885 में बना था और ये भी 139 बरसों से मुसलसल चल रहा है। मैं 5 साल के वक़्फ़े से वहाँ गया और ख़ासी मायूसी हुई। कैफ़े से वाबस्ता सारा रोमांस गारत हो गया, जबकि फ़ोकट में जीन्स और जॉगर्स की वजह से एंट्री ना हो सकी। पेरिस के ज़्यादातर पुराने रेस्टोरेंटों और कैफ़ेज़ में आज भी दाखिले के लिए मुनासिब लिबास ज़रूरी होता है। आप जीन्स और जॉगर्स के साथ वहाँ दाखिल नहीं हो सकते।
شانزے لیزے پر جیٹ سیپٹ کے نام سے ایک پرانا ایرانی ریستوران بھی ہوتا تھا۔ میں 15 برسوں سے وہاں سے کھانا کھا رہا ہوں۔ اس کا چلو کباب اور چلو گوشت لاجواب ہوتا تھا اور ایران کی یادیں تازہ کر دیتا تھا۔ یہ ریستوران ایک ایرانی بزنس مین فراز واحدی نے انقلاب ایران کے بعد پیرس میں شروع کیا تھا۔ وہ انقلاب میں جان بچا کر فراز پہنچا۔ پیدائشی باورچی تھا۔ اس نے پیرس میں ریستوران شروع کیا اور دنوں میں کامیاب ہو گیا۔ یہ شانزے لیزے پر 4 ریستوران چلا رہا تھا اور روز لاکھ سوا لاکھ یورو کی سیل کرتا تھا۔ آج سے چند ماہ قبل اس کے ریستوران پر قتل ہو گیا۔ ایک گاہک نے دوسرے گاہک کو گولی مار دی۔ پولیس نے تفتیش سے قبل ریستوران بند کرا دیا اور یہاں سے اس کی بدقسمتی شروع ہو گئی۔ اس کے ٹیکس کے کھاتے بھی کھل گئے اور اس نے 2.5 ملین یوروز اپنی بیٹی کے گھر رکھے ہوئے تھے۔ اس کی بیٹی کا کسی سیاہ فام کے ساتھ چکر چلا اور وہ یہ رقم اور بیٹی دونوں کو لے کر غائب ہو گیا اور یوں یہ بیچارہ دیکھتے ہی دیکھتے کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ ریستوران مستقل طور پر بند ہو گیا۔ میں وہاں گیا لیکن اسے بند دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ پیرس میں کنکورڈ نام کا ایک لمبا ستون بھی ہے۔ یہ گرینائٹ کا 23 میٹر اونچا ستون ہے جس پر قدیم فرعونی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ نپولین بوناپارٹ نے 1798 میں مصر فتح کیا تھا۔ یہ لکسر شہر سے آتے ہوئے 2 ستون پیرس لے آیا تھا۔ یہ کنکورڈ کہلاتے ہیں۔ ایک کنکورڈ شانزے لیزے کے آخر میں لوور میوزیم کے پارک کے سامنے استادہ ہے، جبکہ دوسرا دریائے سین کے کنارے نصب تھا۔ دوسرا ستون امریکہ لے گیا اور یہ آج کل واشنگٹن میں کیپٹل ہل پر لگا ہے۔ آپ یقیناً جانتے ہوں گے امریکہ کا مجسمہ آزادی بھی پیرس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بھی دریائے سین کے کنارے ایفل ٹاور کے قریب نصب تھا اور امریکہ نے 1885 میں فرانس کی فوجی مدد کی تھی اور اس خدمت کے عوض فرانس سے مجسمہ آزادی اور کنکورڈ مانگ لیے۔ یہ ایفل ٹاور بھی لے جانا چاہتا تھا لیکن پیرس کے لوگوں نے ہاتھ جوڑ کر اسے بچا لیا، لیکن مجسمہ آزادی اور کنکورڈ جنگی حمایت کی نظر ہو گیا۔ مصر سے 2.5 کنکورڈ باہر نکلے تھے۔ ایک اس وقت واشنگٹن میں ہے، دوسرا پیرس میں اور آدھا استنبول میں بلو ماسک نیلی مسجد کے پیچھے لگا ہے۔ یہ شاہ سلمان کے دور میں مصر سے استنبول لایا گیا تھا۔ اس زمانے میں اسے لانے کے لیے اتنا بڑا بحری جہاز نہیں بنا تھا، لہٰذا اسے کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ آدھا مصر میں چھوڑ دیا گیا اور باقی حصہ استنبول لا کر سلطان احمد کے علاقے میں فٹ کر دیا گیا۔ بعد ازاں اس کے ساتھ نیلی مسجد بن گئی اور یوں یہ مسجد کے سامنے پناہ گزین ہو گیا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ مصر کے شہر لکسر الکسر کی ویلی آف کنگز میں ایسے 127 کنکورڈ نصب ہیں اور یہ فرعونوں کے دور کی سائنسی عظمت کی گواہی ہے۔ پیرس کی کرسمس مارکیٹ کنکورڈ کے سائے میں لگی ہے۔ کنکورڈ پر فاصلے سے نیلی اور سفید روشنیاں ڈالی جا رہی تھیں اور یہ دور اندھیرے میں کرسمس کینڈل بن کر چمک رہا تھا۔ 23 دسمبر کی رات وہاں اندھیرا بھی تھا، ہلکی ہلکی بارش بھی اور سردی بھی۔ اس سردی، بارش اور اندھیرے میں کرسمس کے گانے بج رہے تھے۔ پوری فضا میں ایک تقدس ہلکورے لے رہا تھا۔